अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए एक नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है मां की फरियाद, मेरा देवर एक कातिल है, एक सीरियल किलर का केस, अटक से रिपोर्ट। अगर वारे करता है तो बता, 1000 रुपए के पीछे 10 रुपए रोजाना लूंगा। बीवी का इलाज भी ना हुआ, पैसा भी डबल हो गया, हाजी का कर्जा महंगा पड़ा। देखिए मेरी कहानी में। आया केस सादिकाबाद से, करप्ट औरतों से बचें, मशवरा मुफ्त है। और लुटेरों की लूट से बचिए, मुश्तरी होशियार बाश। अटक के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अरशद महमूद तबस्सुम साहब की अदालत में जेर समात है मुकदमा ऐसे शख्स का जिसने की एक ऐसी वारदात जिसने पर्दा उठाया उसके गुज़िश्ता जराइम से। क्या हैं तफसीलात इस केस की जो दर्ज हुआ थाना सिटी अटक में? आइए देखते हैं। ये है अटक के थाना सिटी में दर्ज हुई FIR 144 और ये FIR 146। ये तस्वीर है हुमैरा बीबी की, जिसकी शादी हुई थी 4 साल पहले उमर बलोच वल्द फिदा हुसैन से। मेरा हावंद अटक शहर के मदीना मस्जिद के करीब किराए के मकान में रहता था। मेरे हावंद के साथ मेरी सास, ससुर और आमिर शहजाद मेरा देवर भी रिहाइश पजीर थे। ये है वो मकान जहां हुमैरा बीबी रिहाइश रखती थी उमर बलोच के साथ। मार्च 2011 की 12 तारीख हुमैरा का देवर आमिर शहजाद खेल रहा था घर के सामने उमर बलोच के 2 साला उमैर बलोच के साथ। हुमैरा घर का कामकाज करते करते बच्चे पर नजर रखे हुए थी कि कहीं वो इधर उधर ना हो जाए। थोड़ी देर तक आमिर शहजाद बच्चे के साथ खेलता रहा। हुमैरा खाना खाने लगी। इसी दौरान उसने देखा कि देवर ने बच्चे को गोद में उठा लिया और एक जानिब चल पड़ा। हुमैरा बेचैन हो गई। वो चंद लम्हे के लिए भी बच्चे को खुद से दूर नहीं होने देती थी। आमिर शहजाद उसे लेकर कहां जा रहा था? हुमैरा देवर से पूछने के लिए कि वो बच्चे को लेकर कहां जा रहा है, घर से निकलना ही चाहती थी कि उसका खावंद उमर बलोच घर में दाखिल हुआ, जो आधे घंटे से घर से बाहर था। बच्चों को उठा के लेके गया, फिर मेरे मियाँ आधे घंटे बाद आया, फिर बच्चे को ढूंढने बाहर निकली हूँ ना। अब रिश्तेदारों को घर पता कि उनके घर नहीं था बच्चा। मोहल्ले में बच्चा किसी के घर नहीं था। वो देवर और बच्चे की तलाश में रेलवे के क्वार्टरों के पास पहुंचे। हुमैरा और उसका शौहर दोनों बच्चे को ढूंढ रहे थे, मगर सवाल यह है कि वो इस कदर परेशान क्यों थे। घर के बड़े अक्सर बच्चों को तफरीह के लिए घर से बाहर ले ही जाया करते हैं, फिर उनके इस कदर परेशान होने की वजह आखिर क्या थी? 2008 में रावलपिंडी के एक थाने में भी इसी तरह का एक वक़्वा इसने किया था। ये है आमिर शहजाद, उमर बलोच का भाई, मगर उसको इस जुर्म में माफ कर दिया गया था माँ के दबाव की वजह से। वालदा ने भी कहा था कि माफ़ कर दो, दोबारा नहीं। खुद भी हमें जेल में मैं इसके साथ मिला था, मुझे कहता है जो आप लोग कहेंगे काम पे लगाएंगे सब कुछ करूँगा, यानी कोई ऐसा अब मैं मुझसे आपको कोई नहीं मिलेगा। तो उस तरह फिर हमें इसको जो कहा यार कर दो, सब लोग भी कहते थे अब भाई यार हो गया तो चलो अब माफ़ कर दो। उसमें जो मुद्दई था वो उसका मुलज़िम का भाई था और वो बाद अज़ां फिर उनकी सुलह हो गई, कंपाउंडिंग हो गई। ये थी हुमैरा और उसके शौहर उमर बलोच की परेशानी की असल वजह।
ये दोनों आमिर शहजाद और उमैर बलोच को एक साथ घर से ज्यादा दूर जाने नहीं देते थे, क्योंकि आमिर शहजाद इससे पहले भी एक बच्चे का कत्ल कर चुका था। रेलवे क्वार्टरों के पास भी दोनों को बच्चा और उसका चचा नजर नहीं आए, मगर अचानक हुमैरा को बच्चे के चीखने की आवाज सुनाई दी। फिर हम बच्चे को वहाँ पे मैंने अपनी मियाँ का तो बच्चे चीखने की आवाज भी सुनी थी। वहाँ पर पहुँचे ना, जानब के हाथ के अंदर छुरी था, बच्चे को दर्द में काटे तो बच्चे बड़ा तरफ रहा। फिर हमें देख के वो भाग गए। आमिर शहजाद छुरी लहराता फरार हो गया। रेलवे क्वार्टरों के पास ये है वो जगह जहां आमिर शहजाद ने बच्चे को मारने की कोशिश की। मियां बीवी ने बच्चे को उठाया और अस्पताल का रुख किया, मगर उनकी अकलौती औलाद उससे पहले ही दोनों का साथ छोड़ चुकी थी। उमैर बलोच मर चुका था। ये है वो अस्पताल जहां मासूम उमैर को लाया गया। अस्पताल में ही उमर बलोच ने दुनिया न्यूज को बताया कि बच्चा किसने कत्ल किया। मेरे भाई ने। क्या नाम है भाई? मेरे भाई का नाम है आमिर। किस वजह से कत्ल किया? घरेलू झगड़ा किया। कितनी उम्र है बच्चे की? 2 साल। और भी बच्चे हैं या? मेरा देवर अक्सर मेरे हावन से झगड़ा करता था, इसीलिए उसने मेरे मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया। आमिर शहजाद इससे पहले भी माफ किया जा चुका है। पुलिस फाइल की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वो 2 नहीं बल्कि 4 बच्चों का कातिल लगता है। 2 बच्चों के कत्ल की FIR दर्ज ही नहीं करवाई गई। सबसे पहले जो इब्तदाई कत्ल किया इसने अपनी 6 साला बहन सिद्रा नाम था उसको, इसने बेदर्दी से कत्ल किया, जो हमें उसका पता नहीं चला। तो दूसरा इसने मेरी नवासी को, मेरे बेटे की बेटी को जिसने 6 माह की थी, इसको अपने घर में बेदर्दी से मारा और मार कर उसको बिल्कुल हलाक कर दिया। हमें उसकी पूरी तहकीकात नहीं मालूम हो सकी थी, इसलिए हम ये समझ रहे थे वो बच्ची बीमार है और बीमारी की वजह से उसका मौत आई है। लेकिन बाद में हमें पता चला कि इसने वो उस बच्ची के साथ भी ज्यादती की और उसको गला दबा कर मारा गया। रजाकर का बच्चा कत्ल किया अपने भाई का, फिर जो है उमर का अपना भाई का बच्चा कत्ल किया, फिर अपनी भांजी को भी कत्ल किया, तो अपनी बहन थी सिद्रा एक, उसको भी कत्ल किया। लेकिन वो जो 2 कत्ल थे वो तो छुप गए, किसी ने बताया नहीं किसी को, लेकिन हमें अंदर से मालूमात ये हमें हुई है। खानदान के बच्चे इस बात को जानते हैं और उसका नाम लिया जाए तो रोने लगते हैं। हम नानी है इस बच्चे की। वो दूसरा भी बच्चा वो है कि दोनों भाई के बच्चे थे ना, दोनों बच्चों के हम नानी हैं। हम बहुत डर रहे हैं, हमारे सब बच्चे फिर बच्चे खौफ में हैं, सब बच्चे हम कहते हैं इसको बस हमें हर वक्त सब लोगों को डर है कि इसको बस इसको खत्म कर लो। क्या इस बार भी वो बरी हो जाएगा? क्या उसे मासूम उमैर का खून भी माफ कर दिया जाएगा? मैं बोलती है मेरा दुश्मन ने मेरे 2 औलाद उसको कत्ल किए ने, मेरे 2 बेटे उसको रुआए ने, उसको फांसी दे दियो। हमें उम्मीद नहीं थी, फिर इसने मेरे बच्चे के साथ ये जाती कि अब तो उसको जो ना कतई माफ़ नहीं करना, जो ना हमने देखे रहना है बस। इसमें सबसे पहला स्टेप जो हमने किया कि ये मुल्ज़िम सज़ा से ना बच सके, तो हमने या इसकी सुलह जो है वो कंपाउंडिंग ना हो सके, तो मुद्दई जो है वो लड़के जो मकतूल है उसकी वालदा को बनाया गया है। दूसरी इसमें तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है वो उसमें तमाम कोई ऐसी कोशिश यही की गई है कि कोई ऐसा पहलू छोड़ा ना जाए जिससे मुल्ज़िम को फायदा पहुंच सके। पुलिस ने कातिल की गिरफ्तारी के लिए फौरी छापामार टीम बनाई। मुल्ज़िम जिस दिन पर्चा दर्ज होता है उसी दिन गिरफ्तार होता है और फिर उसका रिमांड लिया जाता है और रिमांड के दौरान उससे आला कत्ल जो है वो बरामद किया गया है। आमिर शहजाद जैसे कातिल के बारे में डॉक्टर क्या कहते हैं? ये लोग जो सीरियल मर्डरर्स होते हैं, जो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा ऐसे मर्डर्स करते हैं, उनमें आम तौर पर कोई ना कोई पीछे उनके नफ्सियाती अवामिल होते हैं, वो किसी न किसी नफ्सियाती बीमारी का शिकार होते हैं। ये है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत। पुलिस चालान पेश करने के बाद
अब अदालती फैसले की मुंतजिर है। ऑन द रिकॉर्ड हमारे पास उसके खिलाफ 2 कत्ल के मुकदमे रजिस्टर्ड हैं और हमने अपने मुकदमे में जो है उसको काफ़ी ठोस शहादतों के बाद चलान कर दिया। अब मुद्दई अगर उस केस को अच्छी तरह परस्यू करें तो इंशाल्लाह सजा से नहीं बच सकेगा। एडवोकेट मुख्तार अहमद पहले मुल्जिम की तरफ से पेश हुए अदालत में, फिर उन्होंने मुकदमा लड़ने से कर दिया इनकार। मुल्ज़म का केस मैं इसलिए नहीं लड़ रहा हूँ कि ये एक बहुत कभी फेल है और इसकी मैंने फ़ाइल देखी है, इसकी प्रीवियस हिस्ट्री भी देखी है। इसने पहले भी अपने भाई के बच्चे को ज़िबा किया था इसी तरह, और ये इंतहाई कभी फेल है। और बीइंग अ वकील जो है ना, हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता कि हम इस किस्म के मुल्ज़मों के केस लड़ें। क्या वाकई आमिर शहजाद एक सीरियल किलर है? इस बात की भी तहकीकात होनी चाहिए कि वो 2 बच्चे जिनके कत्ल का इल्जाम खानदान वाले आमिर शहजाद पर लगाते हैं, उनका कत्ल कैसे हुआ और उनके कत्ल की FIR दर्ज क्यों नहीं करवाई गई? इन तमाम बातों का जवाब मिलना चाहिए। मुअज़्ज़िज़ अदालत ही दे सकती है इन बच्चों के लवाहिकीन को इंसाफ और बच्चों के मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत। अगर वारे करता है तो बता, 1000 रुपए के पीछे 10 रुपए रोजाना लूंगा। ब्रेक के बाद देखिए, बीवी का इलाज भी न हुआ, पैसा भी डबल हो गया, हाजी का कर्जा महंगा पड़ा। देखिए मेरी कहानी में। सूद को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ खुली जंग करार दिया गया है, मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारे माशरे में कुछ लोग अभी भी सूद को जारी रखे हुए हैं और बहुत से लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई सूद उतारने में लुटा देते हैं, मगर सूद नहीं उतरता। कुछ ऐसा ही हुआ रहीम यार खान के अहमद के साथ। आइए सुनते हैं अहमद की कहानी। मेरा नाम अहमद है, मैं फर्नीचर का काम करता हूँ। 3 साल पहले मेरी शादी हुई। शादी के 6 माह बाद ही डॉक्टर ने बताया कि मेरी बीवी को कैंसर है। कहते हैं मुसीबत कभी अकेली नहीं आती, जब भी आती है जत्थे में आती है और इंसान को होश नहीं आता। आप कब आए? क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हैं? सेठ साहब ने नौकरी से निकाल दिया है। क्यों? कहते हैं बिजली तो आती नहीं, तनख्वाहें कहाँ से दें? जितना अमला कम होगा उतना ही बेहतर है। अब क्या होगा? हमारे घर के अखराजात और मेरी दवाई, ये सब कैसे पूरा होगा? मैं कहीं और कोशिश करता हूँ, अल्लाह कोई ना कोई सबब पैदा कर ही देगा, कोई ना कोई नौकरी मिल ही जाएगी। अल्लाह करे आपको नौकरी मिल जाए। आप परेशान ना हो, आप हाथ मुंह धो लें, मैं खाना लेके आती हूँ। मैंने बड़ी बड़ी दुकानों और शोरूम्स के चक्कर लगाए, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। घर में हालात ख़राब होने लगे। इधर बीवी की दवाई का बंदोबस्त कभी हो जाता और कभी नहीं। कैंसर के मरीज को तो मतवाज़न ग़िज़ा चाहिए होती है, वो नहीं मिली, जिसका नतीजा। शाजिया, 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 क्या हुआ शाजिया? मेरी बीवी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कैंसर फैलता जा रहा है और अगर मुकम्मल ध्यान ना रखा गया तो कुछ भी हो सकता है। इन हालात में जो कुछ था सब उसके ऊपर लग गया। मैं बिल्कुल खाली हाथ हो गया था। मैंने तंग आकर फैसला किया कि कर्जा लेकर दुकान खोल लूं, चलो कुछ तो मिलेगा। लेकिन किसी ने मुझे कर्जा नहीं दिया। मजबूर होकर मैं हाजी उमर के पास गया, जो सूद पर कर्जा देते थे। अगर वारे करता है तो बता, 1000 रुपए के पीछे 10 रुपए रोजाना लूंगा। हाजी साहब,
ये तो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। ओ भाई, अगर लेने हैं तो बता, वरना बहुत से लोग हैं मेरे पास। हाजी साहब, कुछ तो कम करें। चलो, वक्त को खोटा ना करो, चलो। ठीक है हाजी साहब, जैसे आपकी मर्जी। ये बता कि गिरवी रखने के लिए है कुछ तेरे पास? नहीं हाजी साहब, कुछ नहीं है। फिर तो बहुत मुश्किल है। चलो सोच लेते हैं इसके बारे में भी। ये लो 10,000 रुपये, और इसका जाकर बैंक में अकाउंट खुलवा लो अपने नाम से, और वहाँ से चेक बुक लेकर उसमें से 2 चेक मेरे नाम के मुझे लिख कर दे दो, जितनी रकम तुमने मुझसे लेनी है। ठीक है साहब। मैंने छोटी सी लकड़ी की दुकान खोल ली। फर्नीचर का कोई बड़ा ऑर्डर तो नहीं आया, सिर्फ मुरम्मत का काम ही आता रहा। 3 माह गुजर गए थे और हाजी साहब को 1 रुपया भी वापस नहीं किया था। एक दिन हाजी के बंदे आए और मुझे उठा कर ले गए। अरे फिक्र ही ना करो, जैसा तुम कहोगे वैसे ही होगा। हाँ भाई, अरे कहाँ रहता है आजकल तू, नजर ही नहीं आता, और 3 महीने से पैसे भी नहीं आए। अरे रकम क्या तेरे बाप ने देनी है? हाजी साहब, दुकान पे काम तो कोई आता नहीं, जो आता है मुश्किल से घर का खर्चा ही चलता है। तो हमारे घर के खर्चे तो ना बंद करो। हाजी साहब, आप फिक्र ना करें, जैसे कि बड़ा ऑर्डर आएगा मैं आपका 1-1 रुपया चुका दूंगा। चलो चल, अगर जल्दी से हमारी रकम का बंदोबस्त ना हुआ तो बहुत बुरा पेश आऊंगा। चल दफा जा। हाजी ने इस दफा तो छोड़ दिया, लेकिन अगले महीने फिर बुला लिया। इस दफा इससे कुछ तू मैं भी हो गई। हाजी का कर्जा मुझे महंगा पड़ा। कारोबार तो चला नहीं, मगर पैसे डबल हो गए। बीवी का इलाज भी नहीं हुआ और वो मौत के मुंह की तरफ जा रही थी। दिल बर्दाश्त होकर मैंने भी एक फैसला किया। टाइम पर अस्पताल चला गया। जिंदगी तो बच गई, लेकिन हाजी से कौन बचता। उसने मेरे लिए हालात और ख़राब कर दिए। हाजी ने जो चेक लिए थे वो बैंक में देकर बाउंस करवा लिए और मेरे खिलाफ पर्चा हो गया। इलाका के कुछ मुअज़्ज़ज़ लोगों के कहने पर हाजी ने मेरी ज़मानत तो करवा दी, मगर इस शर्त पर कि मैं हर महीने के कर्जे की किस्त अदा करूंगा। कुछ दिन फारिग रहने के बाद मुझे एक लकड़ी के शोरूम पर नौकरी मिल गई। वहां से जो कुछ आता हाजी के किस्त में चला जाता और बीवी की दवाई के लिए कुछ ना बचता। बीवी अपनी बीमारी की वजह से इस दुनिया से चल बसी। 2 साल बाद मेरा कर्जा तो उतर गया, लेकिन कर्जे पर बनने वाली सूद की रकम मैं अभी तक अदा कर रहा हूं।
पंजाब में इंसदाद सूदखोरी एक्ट 2007 में नाफिज होने के बावजूद सूदखोर गरीबों की बोटियां नोच नोच कर खा रहे हैं। हमारे माशरे से सूद जैसी लानत का खात्मा आखिर कब होगा? आइए एसपी मूसा के साथ मिलकर सूद के खिलाफ आवाज उठाएं। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा ही वाकया हो रहा है या आप खुद किरदार हैं किसी ऐसी ही कहानी के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पे हमें भेज दें या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए आया केस सादिकाबाद से। करप्ट औरतों से बचें, मशवरा मुफ्त है। सादिकाबाद का टैक्सी ड्राइवर मुनीर अहमद 4 साल पहले सवारी छोड़ने गया और आज तक वापस नहीं आया। मुनीर अहमद कहां चला गया? आइए जानते हैं तफसीलात उस केस की जो दर्ज हुआ थाना बी डिवीजन रहीम यार खान में। यह है जुनूबी पंजाब के शहर सादिकाबाद का एक मंजर। सिंध और पंजाब के संगम पर वाक़े होने की वजह से यहाँ की सकाफत भी दोनों तहजीबों के मिलाप से वजूद में आई है। यहाँ पंजाबी, सराइकी और सिंधी तीनों जबानें बोलने वालों की अक्सरियत है। रात जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना इन इलाकों की एक खास रिवायत है। ये है टैक्सी ड्राइवर मुनीर अहमद, जो रिहायशी है सादिकाबाद का। ये चलाता था किराए पर नवाज चीमा की कार बतौर टैक्सी। सादिकाबाद शहर में ये है आराई कॉलोनी का इलाका और ये है वो घर जहां मुनीर अहमद रहता था जॉइंट फैमिली के साथ। मुनीर अहमद शादीशुदा था। ये है उसकी बीवी जो उसके 3 माह के बच्चे की माँ भी है। रोज वो सुबह सवेरे उठता, गली में खड़ी कार का तेल पानी चेक करने के बाद उसे साफ करता और लेकर टैक्सी स्टैंड पर पहुंच जाता। अक्सर स्टैंड पर मौजूद होटल में नाश्ता करता और सवारी के इंतजार में नजरें जमा लेता। कहते हैं सवारी और मौत का कुछ पता नहीं होता। मुनीर अहमद के साथ भी कुछ ऐसा ही होता था। कभी तो उसको फौरन ही सवारी मिल जाती और कभी वो सारा दिन सवारी का इंतजार करता। मगर हालात कुछ भी होते, वो शाम को लौटकर घर जरूर आता। ये है सादिकाबाद का वो टैक्सी स्टैंड जहां आता था मुनीर अहमद सवारी की तलाश में। 9 मार्च 2007 के दिन मुनीर अहमद टैक्सी स्टैंड पर पहुंचा। गाड़ी खड़ी करने के बाद वो चाय पीने लगा। इसी दौरान वहां फैसलाबाद जाने वाली एक सवारी आ गई। मुनीर अहमद ने चाय पीने के दौरान ही आने वाले शख्स से किराया तय किया। टैक्सी स्टैंड के एक दोस्त को साथ लिया और सवारी को छोड़ने फैसलाबाद रवाना हो गया। फैसलाबाद से वापस आते हुए शाम हो चली थी। मुनीर अहमद को रास्ते में अपनी एक पुरानी सवारी जुबैदा के फोन आने शुरू हो गए, जो रहीम यार खान रेलवे स्टेशन के करीब रहती थी। जुबैदा अपने घर आए कुछ मेहमानों को कहीं छोड़ने का कह रही थी। ना चाहते हुए भी
मुनीर अहमद ने अपनी गाड़ी का रुख जुबैदा के घर की तरफ मोड़ दिया। रहीम यार खां पहुंचकर मुनीर ने जुबैदा को फोन पर बताया उसके साथ उसका दोस्त चांद अली भी है, लेकिन जुबैदा ने उसे अकेले आने का कहा। मुनीर अहमद ने चांद अली को खर्चे पानी के 300 रुपए देकर बजरिया ट्रेन सादिकाबाद चले जाने का कहा और खुद सवारियां लेने जुबैदा की तरफ चला गया। मैंने तो ले गया रहीम यार खां ते स्टेशन ते रहीम यार खां उत्थे जाके रोके आ ते मेरे कहने तो इत्थे रोक ते असीं होंदे पे आ। थोड़ी देर बाद उन्होंने मैंने वापस लिया के 300 रुपये ने मैं दे दिया, कहना तू जा एक गड्डी सवारी है ने तो मैंने वापस भेज दिया। मेरे साथ के बाद आ गया। उस रोज मुनीर अहमद ऐसी सवारी छोड़ने गया कि फिर आज तक वापस नहीं आया। उसके घर वाले रात भर उसका इंतजार करते रहे। उससे फोन पर राब्ता करने की कोशिश की गई मगर बेसुध। उसका कुछ पता नहीं चला। उसको बुलाने वाली जुबैदा कौन थी और कहां की रहने वाली थी? ये है रहीम यार खां की वो बस्ती जहां किराए पर रहती थी जुबैदा, और ये है वो घर जहां 9 मार्च 2007 को गया था मुनीर अहमद सवारी उठाने। जुबैदा के बारे में मालूमात हासिल करने पर पता चला वो एक बदकिरदार औरत है जो जिस्म फरोशी के मकरूह काम से मुंसलिक है। उसके घर में अक्सर बाअसर और जराइम पेशा लोगों का आना जाना रहता था, जिन्हें वो जिस्मानी तस्कीन का सामान फराहम करती थी। गौर से देखिए, ये है आशिक हुसैन उर्फ मलिक आशिक, जो नायब कासिद है तहसील कौंसल TMA सादिकाबाद में, लेकिन मुलाजमत के साथ साथ ये करता है गाहक सप्लाई जुबैदा को और वसूल करता है अपना कमीशन। इसी ने मिलाया था पहली मर्तबा मुनीर अहमद को जुबैदा नामी इस नायका से। ये पता चला कि ओनू एक बीबी दा फोन आया, ओनू पहले भी चुक के लिया सी, वो गया ते अज तक वो नहीं वापस आया। 4 साल हो चले ने, असी ओनू पे देने। ये है मुनीर अहमद का भाई वजीर अहमद, जो सारी रात तलाश करता रहा अपने भाई को सादिकाबाद और रहीम यार खान में, लेकिन उसका कोई पता न चल सका। सुबह होने पर वजीर अहमद अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने सिटी B डिवीजन थाने पहुंचा, लेकिन थाने वालों ने जुबैदा का नाम सुनते ही रिपोर्ट दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया। अब उसकी बरामदगी के ये धक्के खा रहा हूं, पुलिस कोई तवा नहीं करती। हर जगह मैंने दरखास्त दी है, आज ही के साथ पेश हुआ हूँ। सब लोग उनके साथ मिले हुए हैं और खुद सब लोग उनसे मंथलियाँ लेते हैं और मैं धक्के खा खा के वापस आ रहा हूँ। इसी दौरान पुलिस को मुनीर अहमद की गाड़ी रहीम यार खान के इलाके डेरा शम्स बाईपास से मिल गई, मगर मुनीर अहमद गाड़ी में नहीं था। पुलिस ने गाड़ी उसके मालिक नवाज चीमा को सुपुर्ददारी पर दे दी और मुनीर अहमद का भाई FIR कटवाने के लिए थानों के धक्के खाता रहा। आखिरकार सुनवाई न होने पर वजीर अहमद ने रहीम यार खान में अदालत का दरवाजा खटखटाया। इस तरह अदालत के हुक्म पर मुनीर अहमद की गुमशुदगी की रिपोर्ट सिटी पुलिस स्टेशन B डिवीजन रहीम यार खान में 22 मार्च 2010 के दिन दर्ज कर ली गई। ये है दर्ज होने वाली FIR, जिसका नंबर है 69/07, जिसमें मुनीर अहमद को अगवा करने वालों में मुल्जिमान नामजद हुए जुबैदा, उसका बेटा जावेद और जुबैदा के लिए गाहक तलाश करने और कमीशन खाने वाला तहसील कौंसल सादिकाबाद का नायब कासिद आशिक हुसैन उर्फ मलिक आशिक। मैंने DPO साहब को खुद बताया कि फलां आदमी जो है ये अगवाकार हैं, इसलिए मेरे भाई को बरामद नहीं करते ताकि इनकी गैंग जो है ये न फट जाए, इनकी मंथलियां खत्म हो जाए। हैरत की बात यह है कि थाना B डिवीजन रहीम यार खान ने न जुबैदा को गिरफ्तार किया न ही आशिक हुसैन को, बल्कि आशिक हुसैन को इब्तिदाई तफ्तीश में ही
जेब गर्म करने के बाद पुलिस ने बेगुनाह करार दे दिया, जबकि तीसरा नामजद मुल्जिम जुबैदा का बेटा जावेद फरार है, जिसे इश्तिहारी करार दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक वो पुलिस की पहुंच से बाहर है। पुलिस फाइल की टीम जब इस केस की मालूमात के लिए एसपी इन्वेस्टिगेशन रहीम यार खान के पास पहुंची तो उन्होंने 4 साल बाद इस केस को दोबारा खोलने का इंदिया दिया। ये 2007 का मुकदमा है, जिसमें पहले जो हुआ था अंडर सेक्शन 364 हुआ था, अगवा के हुआ था। इसमें एक औरत मुसम्मा जुबैदा बीबी वो चालान हो चुकी हैं, एक मर्द आशिक हुसैन वो चालान हो चुका है, और एक मर्द मोहम्मद जावेद वो इश्तिहारी है। इसके बाद यहाँ से रेंज क्राइम में चली गई थी इन्वेस्टिगेशन। अब दुनिया न्यूज़ के ये शूट आया है तो हम दोबारा इस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जो भी इसमें आप लोग खुद देखेंगे, हम पेशरफ्त भी होगी। जो मुल्ज़िमान इश्तिहारी हैं उनको भी इंशाल्लाह हम पकड़ेंगे, और बाकी भी जितने मिसिंग लिंक्स हैं इंशाल्लाह सबको हम पूरा करके इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पुलिस फाइल की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जुबैदा के बहावलपुर में रहने वाले गोपांग खानदान के साथ भी खसूसी ताल्लुकात हैं। जुबैदा गोपांग के जराइम पेशा अफराद को ऐसे लोगों का डेटा फराहम करती है जो उसके गाहक और मालदार होते हैं। गोपांग न सिर्फ उन्हें अगवा करते हैं बल्कि तावान भी वसूल करते हैं, जिसमें जुबैदा का हिस्सा होता है। इसी वजह से पुलिस इन मुल्जिमान से चश्मपोशी करते हुए उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही। इश्तिहारी होने वाला जुबैदा का बेटा जावेद भी बहावलपुर के इन्हीं गोपांगों के जेरे साया छुपा हुआ है। 4 साल हो चुके हैं मेरे भाई को कैद किया हुआ, जिंदा मुर्दा कोई चीज मुझे नहीं देते। अब मैं देख के कहाँ थक चुका हूँ। मुनीर अहमद के साथी ड्राइवर आज भी उसकी राह तक रहे हैं। जो गायब हुए 4 साल हो गए ने, चाहे जिंदा होवे चाहे मुर्दा होवे, कम से कम साढ़े को इतने वापस ले होना चाहिए। पिछला बिरा जेड़ा उन्हें बेचारा पागल थी गया गुलाब लाल। अपने भाई मुनीर अहमद को ढूंढने और घर पर तवज्जो न देने की वजह से वजीर अहमद का एक बेटा और दोनों भाइयों की बूढ़ी माँ इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। मुनीर अहमद की बीवी 2 साल शौहर का इंतजार करने के बाद अकलौते बेटे को ससुराल में छोड़कर अपने माँ बाप के घर वापस जा चुकी है। मुनीर की गुमशुदगी पर उसकी बहन का कहना है, मेरा भाई मेरा यतीम बच्चे इनकी कोई भी नहीं सुनता, न पुलिस सुनती है, न हुकूमत सुनती है, न कोई वड वडेरे सुनते हैं। ये गरीब लोग के, मजदूर लोग के, न कोई रहने की जगह, न कोई जीने की जगह। मुनीर अहमद का 3 माह का बेटा माँ और बाप दोनों की कुर्बत से महरूम होकर अब 4.5 साल का हो चुका है। वो अब भी माँ और बाप की राहें तकता रहता है। अब इस घर में उदासी और आहों के सिवा कुछ बाकी नहीं है। सिर्फ इंतजार है मुनीर अहमद का। क्या वो आ सकेगा अपने घर वापस? मैं कई दफा आईजी साहब को, वजीर आला शिकायत सेल में, चीफ जस्टिस साहब को, सबको मैंने गुजारिश की है कि आप मेरे भाई को बरामद कराएं। इस केस की अब तक की तहकीकात नामुकम्मल और पस्त नजर आती हैं। क्या रहीम यार खान पुलिस के आला ओहदेदार इस केस में नामजद तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार करेंगे या वो सब मिले हुए हैं जुबैदा, उसके बेटे जावेद और मलिक आशिक के साथ? क्या इन सब को सपोर्ट करने वाले बहावलपुर के गोपांग सामने आएंगे? एसपी मूसा आईजी पंजाब से अपील करता है कि इस केस की नए सिरे से तहकीकात करवाएं ताकि मुनीर अहमद घर वापस आ सके। ब्रेक के बाद देखिए मुश्तरी होशियारबाज।
खबरदार, वक्त के साथ साथ जुर्म के अंदाज भी बदल रहे हैं। चोरी और डकैती के नित नए तरीके सामने आ रहे हैं।